Biyani group of colleges and especially Dr. Ekta ma'am and Dr. Shipra Gupta ma'am to keep such a beautiful topic like role of gender in promoting quality education, and an international seminar. It will definitely benefit you children. All the teachers, upcoming teachers, future teachers, you really must know what is the role, specifically what is the role in gender sensitivity, what about I am also going to talk, what Mrs. Deepa Mathur has also talked about this. My presentation is basically focused on role of gender and gender sensitivity training initiatives in enhancing quality education, in which I have divided it into two parts. I have considered first the academic institutions sensitivity training as first part, and the second part includes media as gender sensitive training initiative institute. So media का क्या रोल है, ये रोल भी मैं डिस्कस करना चाहूंगी इसमें. This is the first slide and now the background. हम लोग बात कर रहे हैं, कल से आप लोग सुन रहे होंगे जेंडर 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 जेंडर, बहुत सारी बातें हो गई, क्या जेंडर है, क्वालिटी एजुकेशन. लेकिन क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि जेंडर की स्थिति क्या है आज के समय में, क्या बैकग्राउंड है, क्या लिटरेसी की कंडीशंस है. मैं आंकड़े नहीं दूंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आंकड़े बहुत ज़्यादा बोझिल होते हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं और आंकड़े हमें कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. लेकिन हमें ब्रॉड स्कोप पे, क्योंकि मैं इतिहास की विद्यार्थी हूँ, इतिहास की प्रोफेसर हूँ, तो मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि पीछे आखिर क्या हुआ, क्या बैकग्राउंड रहा वुमेन एजुकेशन का. ये जो येलो में मैंने पार्ट हाईलाइट किया है, ये बता रहा है कि that in spite of the fact that Indian government has expressed a strong commitment towards education for all, still India has one of the lowest female literacy rates in Asia. ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला तत्व है कि हम बात कर रहे हैं, मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही खड़ी हो रही हूँ, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाती हूँ, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से निकल करके बाहर आई हूँ और एजुकेशन के माध्यम से ही अपने सारे काम आगे प्रमोट कर रही हूँ. लेकिन ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला तत्व है, बहुत निराशाजनक तत्व है कि हमारी एशिया में सबसे लोएस्ट फीमेल रेट्स वाली कंट्रीज में हमारे देश का नाम आता है. मे भी ज़्यादा पॉपुलेशन इसका कारण हो, जैसा मैडम ने कहा कि महिलाओं तक पहुँच नहीं पा रही एजुकेशन, तो हम उन तक पहुंचे. हम खैर आगे चलने की बात करेंगे. विमेन एजुकेशन एक बहुत बड़ी चिंता रही है हमेशा सरकार की, लेकिन सरकार के आउटकम्स और सरकार के रिजल्ट्स इस कोटेशन में, इस पार्ट पर्टिकुलर येलो जो मैंने हाईलाइट किया है, इस पार्ट में एक्सप्रेस हो रहा है कि इंडिया आज स्टैंड कहां कर रहा है. नेक्स्ट इज यूथ फॉर यूथ, विमेन एजुकेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. मैंने अपनी रिसर्च बेस की थी स्वामी दयानंद सरस्वती के इनिशिएटिव्स पे. इट वाज ऑन द रोल ऑफ आर्य समाज इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया. आर्य समाज ऐसे समय में खड़ा हुआ था जिस समय ब्रिटिश रिजाइन था, भारत में पर्दा प्रथा चल रही थी, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद अंग्रेज आए थे, तो वो जो पर्दे में रहने की व्यवस्था थी, पर्दे में रहने का जो सिस्टम था, वो भी खत्म नहीं हुआ था, चल रहा था. बच्चियों को पढ़ने भेजा नहीं जाता था, जल्दी शादी हो जाया करती थी. उस समय में आगाज करना, उस समय में गुरुकुल खोलना और ये कहना कि वैदिक प्रणाली को वापस लाया जाए. वैदिक सिस्टम में ये कहा गया है कि 25 साल तक आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना है. उसमें कहीं भी ये अंतर नहीं किया जाता था कि ये केवल पुरुषों के लिए बना हुआ है, महिलाओं के लिए. महिलाएं 25 साल तक पढ़ सकती थी और उसके बाद अपनी मनपसंद जीवन साथी को चुन सकती थी. ये हमारा वैदिक एज कहता था. लेकिन धीरे धीरे एज बदली, लेटर वैदिक एज आया, गुप्ता एज आया, वर्धन एज आया. धीरे धीरे चेंज होते होते मुस्लिम आक्रांता जब आ गए, तो स्थितियां ये हो गई कि बच्चियों को छुपा के रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं की पूरी कोशिश ये रहती थी, जब टर्किश इन्वेजन्स हुए भारत में, उनकी इच्छा ये रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू, जिन्हें वो काफिर कहते थे, उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करें और उनकी महिलाओं से विवाह करके संतान उत्पन्न करें, ताकि मुस्लिम आबादी बढ़े और इस्लाम का इस तरह से प्रचार प्रसार हो. और इस कंडीशन तक ना पहुंच जाए उनकी बेटियां, मान करके माता पिताओं ने बेटियों को बाहर निकालना बंद किया, स्कूल की तरफ भेजना बंद किया, पर्दे में रखना शुरू किया. और वहां से ये कुरीति इतनी तेजी से आगे बढ़ती चली गई कि ब्रिटिश रिजाइन आने तक, जब दयानंद सरस्वती ने बात की, मैंने यहाँ बात की है, वुमेन वर ट्रीटेड नो बेटर देन डोमेस्टिक एनिमल्स. However, in the British period, there was revival of interest in women's education in India. इस पीरियड के अंदर धर्म सुधार आंदोलन चले थे और उन धर्म सुधार आंदोलनों ने केवल धर्म में ही सुधार नहीं किया, उन्होंने सोसाइटी को सबसे पहले कन्वर्ट करने की कोशिश की. और आप सभी जानते होंगे कि किसी भी सोसाइटी का पैरामीटर
कि एक सोसाइटी कितना प्रोग्रेस कर रही है, एक सोसाइटी की ग्रोथ फैक्टर क्या है, उसमें कितनी वृद्धि हो रही है या वो पीछे जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, ये सब जज होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर से जिसे कहते हैं रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। तो महिलाओं की स्थिति किसी भी सभ्यता की, किसी भी सिविलाइजेशन की, किसी भी सोसाइटी को टारगेट करती है, उसको उसका एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि वो सोसाइटी ग्रोथ की तरफ अग्रसर है या पीछे की तरफ जा रही है, या डामाडोल है या स्टेबल है। ये काम किया गया ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर का मेंशन स्पेशली मैं इस बात के लिए करूंगी क्योंकि दयानंद सरस्वती जब बंगाल में उनसे मिले तब ही जाकर के उन्होंने विधवा पुनर्विवाह जैसी बात करनी शुरू की। विद्यासागर ही वो थे जिन्होंने दयानंद के साथ अपनी बातचीत में पुनर्विवाह की बात को, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि सबसे ज्यादा विरोध विधवा पुनर्विवाह का किस ग्रुप से आया था, कोई बता सकेगा? किसी को भी यदि कोई भी आंसर आता हो, गलत होगा मैं आपको सही आंसर बताऊंगी, कोई भी मुझे ये बताए कि विधवा पुनर्विवाह की जब से बात होने लगी हमारे देश में तो सबसे पहला विरोध किस कम्युनिटी, किस वर्ग द्वारा आया था? एक मिक्स्ड आंसर सुनाइए। हाँ आप बताएं प्लीज। पार्वन, राजपूत, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। मैं आपको सबसे पहले बताऊं, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि सबसे पहले उन विधवाओं ने ही विरोध किया था इस बात। उन विधवाओं ने ही विरोध किया कि दोबारा पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। तो सोचिए कि जिस टारगेट ग्रुप को रख करके हम किसी प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम किसी प्रकार का रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी प्रकार का चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ग्रुप उस चेंज के लिए तैयार नहीं है। आज आपका इंस्टीट्यूशन आपके लिए ये सेमिनार आयोजित कर रहा है, लेकिन सुनने वाले उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो इस सेमिनार का क्या आउटकम होगा? मैं समझती हूँ जीरो आउटपुट। आज सुबह जब संजय जी बोल रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि आप लोग बेनिफिट होंगे, बहुत ज्यादा चेंज लाने की कोशिश होगी, भावी टीचर्स हैं, आप सबको तैयार करना है आने वाली पीढ़ी को इस बात को समझने के लिए, इस बात को आप लोगों को माध्यम बनना है प्रूव करने के लिए कि महिला, जेंडर, विमेन किस तरीके से पार्ट अदा कर सकती है। लेकिन अगर आप ही उस चीज का विरोध करेंगी तो आगे वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? विडोज ने सबसे ज्यादा इस बात का विरोध किया कि पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, और कितना मुश्किल रहा होगा जरा सा सोच के देखिए उन रिफॉर्मर्स के लिए जिन्होंने बात की, जिसमें इंक्लूडेड थे ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, तो वो व्यक्ति थे आप सभी शायद जानते होंगे विलियम बेंटिक के सहयोग से जिन्होंने सती प्रथा को बैन करवाया था। तो इन लोगों का, और उसके बाद भी सतियां बहुत कम संख्या हो गई लेकिन होती रही। तो इन चीजों को करना, रिफॉर्म्स करना, उपदेश देना, भाषण देना, मैं भी यहाँ खड़े होकर मंच से कह रही हूँ, लेकिन जब फील्ड में जाके काम किया जाता है, जैसा दीपा माथुर मैडम कह रही थी कि पहुंच नहीं पाता है। सिर्फ लेक्चर देने से या लेक्चर सुनने से क्या रिफॉर्म हो जाएगा? क्या चेंज आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये पास्ट की सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस की कि आखिर वो सिचुएशन थी क्या। वुमेन एम्पावरमेंट, अब हम हमेशा कहते हैं कि एजुकेशन ऑफ वुमेन मोस्ट पावरफुल टूल है चेंज का, जो पोजीशन डिफाइन करता है कि हमारी सोसाइटी किस पोजीशन पे है। The greatest single factor which can incredibly improve the status of women in any society is education. मैं समझती हूँ आप सभी इस चीज से सहमत होंगे कि हमें जागरूकता लानी है, हमें अवेयरनेस लानी है। हम ब्रोशर्स बांटते हैं, हम अगर लिख करके कोई लिटरेचर बांटते हैं और सामने वाली जिस महिला को हमने टारगेट किया है उसे पढ़ना नहीं आता, क्या जान सकेगी वो आपके बारे में? क्या समझ सकेगी वो? और क्या आप समझते हैं कि खेती करने वाली महिला यहाँ आकर आपके और हमारी तरह इस तरह के इंटरनेशनल मंच पे या इस तरह के मंचों के भाषणों से लाभान्वित हो सकती है? उसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम करना है कि उसके खेत में बीज डालने हैं, मौसम आ गया और वो बीज डालने का काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण समझती है। और जब वो शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ जाती है, जैसे आप जुड़ गए हैं, जैसे मैं जुड़ गई हूँ, उसके बाद ही सुनने का, समझने का, भाषण देने का और भाषणों को ग्रहण करने का सिलसिला आरंभ होता है, और उसका जरिया होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि ये इंस्टीट्यूट। Education also brings a reduction in inequalities and functions as a means for improving self-esteem, self-confidence, necessary courage and their status within the families. मैं यहाँ पे जब आई, इस हॉल में आई, चारों तरफ मुझे बड़े बड़े कोटेशंस दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई खेत में काम करने वाली महिला इन लोगों के विचारों तक पहुँच पाती? क्या उसे टीवी देखने की फुर्सत है? क्या वो ऐसी संस्था में आकर के इनके विचारों को जानने की कुव्वत रखती है?
आज आपको इस संस्था के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। तो एजुकेशन ही वो ब्रिज है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसके थ्रू अवेयरनेस पैदा की जा सकती है। और आप लोगों के लिए भी यू मस्ट बी थैंकफुल टू योर कॉलेज। आपका जो ये बियानी ग्रुप है, आप सब लोग वाकई जब बेनिफिटेड फील करेंगे तो महसूस होगा कि इस तरह के मंच ही ये प्रूव करते हैं कि आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं। और जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये डिफाइन करने के लिए ऐसे मंच पर आने वाले एक्सपर्ट्स और एक्सपर्ट से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो ये मंच कभी आपको खेती में नहीं मिल सकता, ये मंच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं एंड यू मस्ट बी थैंकफुल टू योर कॉलेज एज वेल। Next is gender equality. Education from a gender equality perspective. Gender equality, a conceptual framework for reaching all learners. ये बात मुझसे पहले क्योंकि दीपा माथुर मैम कर चुकी हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी कि पहुंचना जरूरी है जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए। यदि वो हम तक नहीं पहुंचे, हमें उन तक पहुंचना जरूरी है। हमें ऐसे टारगेट ग्रुप सेट करने होंगे जहां जाकर के हम इस तरह की कोई बात कर सकें। अब बात आती है करिकुलम की, क्या सिखाया जाए, क्या बताया जाए कि जेंडर सेंसिटिविटी की तरफ लोग उन्मुख हों। बात करें इक्वालिटी की, महिला और पुरुष को समान अधिकार मिले, समान सीखें, उनकी क्षमताओं का समान विकास हो, उसके लिए करिकुलम शुड बी डेवलप्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन ऑर्डर टू एड्रेस सेक्स स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग वही होती है कि महिलाओं के लिए फिक्स है कि वो ये काम ही करेंगी और ये काम ही कर सकती हैं, और पुरुष ये करने के लिए बने हैं और यही करते आए हैं, यही करेंगे। तो उन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने वाली एजुकेशन जेंडर ट्रेनिंग इनिशिएटिव और इंस्टीट्यूशंस में होनी चाहिए शामिल। और जब तक ये स्टीरियोटाइप्स नहीं तोड़े जाएंगे तब तक किसी तरह का इनिशिएटिव मैं नहीं समझती कि सफल हो सकता है। जेंडर इक्वालिटी मीन्स दैट मेल एंड फीमेल्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू रियलाइज देयर फुल ह्यूमन राइट्स। हम अपने इंस्टीट्यूट में, जहाँ से मैं आई हूँ बीकानेर से, बीकानेर के पास में एक छोटा सा कस्बा है डूंगरगढ़, और डूंगरगढ़ में वुमेन राइट्स एज ह्यूमन राइट्स और प्लस हमारी खुद की इंस्टीट्यूशन, जहां नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कोलैबोरेशन में एक सेमिनार हुई थी, और वहां से हम लोगों ने जेएनयू से, जामिया से एक्सपर्ट्स को बुलाया था। जैसे हम लोग आज एक्सपर्ट्स की तरह से आपके सामने बात कर रहे हैं, उसी तरह से हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया था। और महिलाओं को जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ये प्रूव किया गया कि महिला अधिकार मानव अधिकार है। ये बात भी उन्हें समझानी सबसे ज्यादा जरूरी है। कई महिलाएं तो खुद ही इस बात से संतुष्ट रहती हैं कि हमें जो मिल रहा है हम उसमें संतुष्ट हैं, महिलाओं के लिए यही बना है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि रिफॉर्म्स का, चेंज का, परिवर्तन के लिए जो विरोध करती हैं, वो विरोध करने वाली महिलाएं भी कुछ कम नहीं है। सारी महिलाएं आपकी और हमारे जैसी नहीं है उस चेंज में शामिल होने वाली हो, जो तालियां बजाती हो ऐसी बात पर, या जो चाहती हो कि मैं अपने घर से रिफॉर्म स्टार्ट करूं। सारी महिलाएं इस बात के लिए कन्विंस नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है कन्विंस करना। Parity and equity are the building blocks of equality in education. Parity is attained when the same proportion of boys and girls relative to their respective age groups enter the education system, achieve educational goals and advance through the different cycles. UNESCO 2003 ये बात कहता है कि सारी तरह की इक्वालिटी जब तक नहीं दी जाएगी तब तक हम इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल नहीं समझ सकते। नेक्स्ट है अटेनिंग जेंडर इक्वालिटी इन अदर नेशंस। मैंने सिर्फ अदर नेशंस में, हम बहुत सारे नेशंस की यदि बात करेंगे तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा, मैंने सिर्फ 2 नेशंस की बात जो मुझे मिली, जो बहुत कॉमन नहीं है, जैसे मैंने बात की है इजिप्ट की, कि इजिप्ट में क्या किया गया। अदर नेशंस, भारत के अलावा भी तो बात करें हम कि विश्व स्तर पे क्या हो रहा है। इजिप्ट हैज प्रोवाइडेड ओवर 28,000 गर्ल्स स्कॉलरशिप टू हेल्प एलिवेट द डिस्पैरिटी इन बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल एनरोलमेंट। उसके अलावा मैं बात कर रही हूँ टैंजानिया में, जहाँ पर साइंस कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए गर्ल्स को मोटिवेट करने के लिए स्कूल्स में। द कैंप्स गिव मेनी ऑफ द गर्ल्स देयर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। पहली बार टैंजानिया में साइंस के कैंप्स लगे और वहाँ पे लड़कियों ने एक्सपेरिमेंट्स किए। ये पहला उनका मौका था जब उनको इस तरह की लैब में काम करने का मौका मिला। अब आइए बात करते हैं मल्टीपल डायमेंशंस की। किस तरह के डायमेंशंस हैं, कौन से वो 4 डायमेंशंस हैं जिस पे बात करना ज़रूरी है। हम बड़े जोर शोर से बात कर रहे हैं ट्रेनिंग में ये होना चाहिए, ट्रेनिंग में वो होना चाहिए। आखिर ट्रेनिंग में जाने से पहले हमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। वो कौन से फैक्टर्स हैं? मेन डायमेंशंस आर इक्वालिटी ऑफ एक्सेस, इक्वालिटी इन द लर्निंग प्रोसेस, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल आउटकम्स एंड इक्वालिटी ऑफ एक्सटर्नल रिजल्ट्स। अब ये भारी भरकम शब्द हैं, क्या कहना चाहते हैं ये शब्द?
आइए जानते हैं। सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ एक्सेस। इक्वालिटी ऑफ एक्सेस मीन्स दैट गर्ल्स एंड बॉयज आर ऑफर्ड इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज। ये बहुत कॉमन सी बात है जो हम सब जानते हैं, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान अवसर, समान पहुंच बनानी जरूरी है टू फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस टू बेसिक एजुकेशन। एक्चुअल अटेंडेंस, अब जो इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, एक्चुअल अटेंडेंस रादर देन एनरोलमेंट इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ वेदर एक्सेस हैज बीन अचीव्ड। एनरोलमेंट जब करवाया जाता है तो लड़कियों के 25 नाम हैं, लेकिन जब क्लास हो रही है तो आने वाली लड़कियां मात्र 2 हैं। ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता है कि घर से लड़कियों ने इनिशिएटिव लिया, एडमिशन ले लिया। या मैं आपको बताऊं, हमारी यूनिवर्सिटी में तो क्या हो रहा है इन दिनों, हमारी यूनिवर्सिटी में अपना वोट बैंक बनाने के लिए स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शंस में जो लोग प्रेसिडेंट्स के लिए खड़े होते हैं, जो लोग पोस्ट के लिए खड़े होते हैं, वो बच्चों की फीस जमा करवाते हैं। वो वोट उनका पक्का होता है क्योंकि उन्होंने उनकी फीस दी होती है, तो वो उसी व्यक्ति को वोट देगा। इस तरीके से एडमिशंस हो रहे हैं। हम लोग फॉलो करते हैं एडमिशन पॉलिसी को, और जितनी लड़कियों के लिए सीट्स रिजर्व हैं उन पे लड़कियां आती तो हैं, लेकिन जब हम क्लास लेने के लिए जाते हैं तो वहां लड़कियों की संख्या उतनी दिखाई नहीं देती। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये देखने की जरूरत है कि एक्चुअल अटेंडेंस कितनी है रादर देन एनरोलमेंट। क्योंकि एनरोलमेंट को हम सिर्फ कागज पे दिखा सकते हैं कि इतनी लड़कियां एनरोल्ड हैं, लेकिन चूंकि ये तो गर्ल्स कॉलेज है तो यहाँ अटेंडेंस होती होगी, लेकिन यूनिवर्सिटीज में या कोएड कॉलेजेस में आप अक्सर देखेंगे अमूमन ऐसी स्थितियां होती हैं कि लड़कों की संख्या ज्यादा होती है और लड़कियां सिमट करके 2, 4, 5, 8, 10, बहुत ही बड़ी इंस्टीट्यूट है तो 5। कभी भी अटेंडेंस को एनरोलमेंट से हावी नहीं होना चाहिए, एनरोलमेंट को अटेंडेंस पर हावी नहीं होना चाहिए। एक्चुअल अटेंडेंस कितनी है, कितनी लड़कियां आकर के बात सुन रही हैं, कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनिंग इनिशिएटिव कितना सक्सेसफुल है। नाउ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। अब इक्वालिटी ऑफ एक्सेस के क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए? पेरेंट्स की अवेयरनेस, डेफिनेटली पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़के को हम अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, कॉन्वेंट में पढ़ाएं और लड़की को तो सरकारी में डाल देंगे, कोई बात नहीं, इसको तो दूसरे घर जाना है। ये अवेयरनेस पेरेंट्स में लाना जरूरी है। सिर्फ महिलाओं को अवेयर करने के लिए या पुरुषों को अवेयर करने के लिए बात करने से पहले जो पेरेंट्स हैं उनका एक काउंसलिंग सेशन रखना ज्यादा जरूरी है, ताकि वो कोई डिफरेंस ना करें अपने बच्चों में। दूसरा, मॉनिटर टीचर्स इंटरेक्शन विद बॉयज एंड गर्ल्स। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स का इंटरेक्शन बॉयज के साथ ज्यादा है। बॉयज अगर इंटरेक्टिव है, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आगे की तरफ बैठे हैं, लड़कियां पीछे सिकुड़ के एक कोने में बैठी हैं, तो शर्म की वजह से या किसी हिचकिचाहट की वजह से क्वेश्चंस पुट अप नहीं कर पा रही, लड़के ज्यादा इंटरेक्टिव हैं, वो ज्यादा समझ गए, वो ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर गए। तो टीचर्स को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कि लड़कियां कितनी एक्टिव हैं उनके क्लासरूम में। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट पॉलिसीज दैट एनकरेज गर्ल्स पार्टिसिपेशन, ये एक बहुत कॉमन सी चीज है। एंड एकेडमिक स्ट्रीमिंग बेस्ड ऑन जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अब सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड डायमेंशन आता है जो कहता है इक्वालिटी इन द लर्निंग प्रोसेस ट्रेनिंग। इट मीन्स दैट बॉयज एंड गर्ल्स शुड हैव द फ्रीडम टू लर्न, एक्सप्लोर एंड डेवलप स्किल्स इन ऑल एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर ऑफरिंग्स। नाउ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। अब कैसे होना चाहिए? सबसे पहले करिकुलम डेवलप करने वाले लोग जो सिलेबस को डिफाइन करते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ट्रेनिंग सीधे टारगेट ग्रुप को नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें ट्रेन करने के लिए जो ट्रेनर्स तैयार किए गए हैं कि आप किस तरह मोटिवेट करेंगे, उनकी भी एक ट्रेनिंग होती है। और उस ट्रेनिंग में क्या जरूरी है, पीछे से क्या आना चाहिए, टेक्स्ट बुक राइटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैनेजर्स एंड टीचर्स इन जेंडर अवेयरनेस। जेंडर अवेयरनेस की बात आपने सुना होगा, हर नेता करता है। आप जहां भी जाएंगे महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन वास्तविक रूप से कितना सशक्तिकरण दिखाई दे रहा है? क्या मॉडर्न कपड़े पहनने से जो मीडिया में जो पिक्चर क्रिएट की जा रही है वो महिला सशक्तिकरण की? मैं अभी आऊंगी मीडिया पर, अभी बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये पहले वाला पार्ट कंप्लीट करके मीडिया का नेगेटिव पार्ट शो करने की कोशिश की है। लेकिन उसका मेरा इरादा ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये बताऊं कि मीडिया पॉजिटिव काम नहीं कर रही। मीडिया पॉजिटिव काम कर रही है, लेकिन हम अगर सिर्फ पॉजिटिव को गिनाते रहेंगे लेकिन रियल आउटकम्स नहीं आएंगे, तो वो रियल आउटकम्स क्यों नहीं आ रहे हैं उसको भी सोचना जरूरी है। और उसको सोचने के लिए हमें उस नेगेटिव को देखना जरूरी होगा जो ऑब्स्टेकल की तरह काम कर रहा है। Train teachers in inclusive teaching practices to help them integrate students who have been marginalized due to poverty, BPL, below poverty line। बहुत सारे लोग हैं जो मैडम ने कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूँ इस बात से कि अगर वो हम तक नहीं पहुंचे तो हमें उन तक पहुंचने की कोशिश करनी पड़ेगी, कितने भी छोटे लेवल पे हो, लेकिन प्रयास होना चाहिए।
प्रोवाइडिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशनल एक्टिविटीज, प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स, ये एक तरीका हो सकता है आर्थिक मदद का, क्योंकि कुछ लोग सीधा सीधा कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है मैडम, हम कैसे पढ़ाएं लड़कियों को, 4 बेटियां हैं उन्हें हम खिला लेते हैं, वही बहुत है, पढ़ाई कैसे करना है। रेडियो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन डिस्टेंस टीचिंग सेंटर्स, आजकल रेडियो के नाम पर हम जानते हैं FM को, और किसी भी कैंपेन को अगर फैलाना हो, आपके शहर में भी ऐसा होता होगा कि जब बड़ी बड़ी कोई कॉन्फ्रेंसेस होती हो सकता है कि आपके कॉलेज ने भी किसी FM को कांटेक्ट किया हो, और आप जब अपनी गाड़ियों में मूव कर रहे हैं तो आपको ऐड सुनाई दिया हो कि बियानी कॉलेज में 1 और 2 मार्च को इस तरह का एक प्रोग्राम आयोजित होने वाला है। तो अगर बियानी कॉलेज की सिंपोजियम या बियानी कॉलेज की सेमिनार का ऐड हम FM पे दे सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री भी ऐसे बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे एड्स देती है। आजकल आप FM पे ऐड देख रहे होंगे कि भैंस पानी में बार बार जाएगी तो पानी कहाँ से मिलेगा पीने का। ये ऐड बहुत ज़्यादा आ रहा है पेयजल सुरक्षा के लिए कि आप पानी को बचाइए। इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स हम रेडियो को माध्यम बना सकते हैं, और रेडियो मैं नहीं समझती, पता नहीं कितने लोग विविध भारती को सुनते होंगे जो ऑफिशियली गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, प्रसार भारती जो ऑफिशियली गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, लेकिन FM को सब सुनते हैं। अगर FM को अप्रोच किया जाता है तो जेंडर अवेयरनेस, जेंडर सेंसिटिविटी को निश्चित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करें हम तीसरे डायमेंशन पे आते हैं, जो है इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल आउटकम्स। इसका अर्थ है गर्ल्स एंड बॉयज एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अचीव एन आउटकम्स आर बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल टैलेंट्स एंड एफर्ट्स। ये निश्चित रूप से इस बात को नहीं नकारना चाहिए, ना ही हमें ये कहना चाहिए कि पुरुष महिला से बेहतर है, और ना ही ये प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं महिला ज्यादा बेहतर है। नहीं, कोई भी एक दूसरे से बेहतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और जब तक वो कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन नहीं आएगी, एक पहिया जब तक कमजोर होगा या एक पहिए में यदि हवा भी कम हुई तो गाड़ी स्मूथ नहीं चल सकती। तो हमेशा दोनों जेंडर्स को, जेंडर की बात सुबह सर कह रहे थे कि यहाँ वुमेन इनिशिएटिव्स नहीं है, जेंडर लिखा, यानी दोनों सेक्सेस की बात कर रहे हैं। तो पुरुष महिला पे हावी ना हो, लेकिन महिला भी अवेयर हो कि पुरुष को दमित करने की कोशिश ना करे, ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसी सेंसिटिविटी आनी चाहिए, क्योंकि अगर महिला ने पुरुष को कमजोर करना शुरू कर दिया तो वो अंदर से खुद कमजोर हो जाएगी। दोनों को बराबरी के दर्जे की ट्रेनिंग हमें देनी है, कभी भी ये शो नहीं करना है कि महिला को पुरुष से आगे निकालना है। इस तरह का ट्रेनिंग इनिशिएटिव भी मैं नहीं समझती कि कभी सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि फिर वो उस बैलेंस को खराब कर देगा जो बैलेंस बरसों से खराब हो रखा है। तो उस बैलेंस को अचीव करने तक हमारे ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स काम करें, इस बात का बेहतर ध्यान हमें रखना चाहिए। रिजल्ट्स फ्रॉम क्लासरूम टेस्ट, अब ये एक बहुत बड़ी स्लाइड है, क्योंकि मेरे पास मैटर था तो मुझे लगा कि यदि आप लेना चाहें, लेकिन एक छोटी सी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने की, क्लासरूम के जो टेस्ट होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन बच्चे छुट्टी चले जाते हैं, आज टेस्ट है छुट्टी मना लो। और अल्टीमेटली क्या होता है कि 5 कॉपी टीचर के हाथ में आती है, उसमें से लड़की की है तो हमें उतनी संख्या में लड़कियां दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट स्लाइड में आखिरी डायमेंशन पे मैं बात कर रही हूँ, दैट इज इक्वालिटी ऑफ एक्सटर्नल रिजल्ट्स। एक्सटर्नल रिजल्ट्स यानी रिजल्ट्स को जब हम बिना बायस के आउटकम्स को लेकर के आएंगे, या जब हम कंक्लूजन ड्रॉ आउट करेंगे, तो उसमें भी जेंडर बायस से मुक्त होकर के रिजल्ट्स को, बायस को हम निकाल करके किसी पूर्वाग्रह को ना रख करके दिमाग में, और तब रिजल्ट्स को सामने रखें तो रियल रिजल्ट सामने आएंगे, अदरवाइज नहीं। नाउ इसमें क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर करने की जरूरत है। इनेक्ट एंड एनफोर्स लेबर लॉज, इसके बारे में मैडम ऑलरेडी बात कर चुकी है, मैं बात नहीं करूंगी। Promote legal reforms that ensure women and girls have equal protections and rights with regard to family law, citizenship, property ownership, political participation, inheritance and financial sector। ये सारे वो क्षेत्र हैं जिनके बारे में बातचीत होनी चाहिए। अवेयरनेस के अंदर सिर्फ शिक्षा करके पढ़ा दिया, लिखना सिखा दिया, पढ़ना सिखा दिया, वो काफी नहीं है, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। To promote infrastructure enhancement, develop programs to remove implicit or explicit barriers to women's participation। women का actual participation, बार बार ये बात पूछ के आ रही है कि actually कितना participation हो रहा है, enrollment नहीं, कागज नहीं, रजिस्टर नहीं, actually physically कितनी महिलाएं present। जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग की गाइडलाइंस पे भी मैंने थोड़ी सी बात करने की कोशिश की है कि why जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग, आखिर क्यों जरूरत है जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग। Women and men have different roles, different responsibilities and different decision making power। दोनों की पावर्स, दोनों की संवेदनशीलता, दोनों की सहन शक्ति, दोनों की मानसिक स्थिति, दोनों की शारीरिक स्थिति, दोनों के सोचने का तरीका, दोनों की कार्यशैली अलग अलग होती है, और इसीलिए उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होना चाहिए।
उसका माध्यम एक ही हो, लेकिन ट्रीटमेंट जब तक डिफरेंट नहीं होगा तब तक उस माध्यम को सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता। जेंडर एक ऐसा इशू है डेवलपमेंट का, इफेक्टिवनेस का। इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर वुमेन। ये बात नहीं कही जा रही कि महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल किया जाए। एविडेंस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट व्हेन वुमेन एंड मेन आर रिलेटिवली इक्वल, इकोनॉमीज टेंड टू ग्रो फास्टर। अर्थव्यवस्था भी अपने आप में पुश लेती है, आगे बढ़ती है, अगर दोनों को समान दर्जा दिया जाता है। जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम बिगिंस विद द फॉर्मुलेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये सारी बातें दीपा माथुर मैम ऑलरेडी कर चुकी हैं, मैं इनको स्किप कर जाऊंगी क्योंकि ये बातें दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पे आपको इस स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा होगा कि क्या कंटेंट होना चाहिए। सेक्सुअल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, चिटिंग, डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी, कोअर्शन, रेप, बुलिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट, साइकोसोशल वायलेंस, ये सारी वो चीज़ें हैं जो जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग में इंक्लूड की जानी चाहिए। अब डाइवर्सिटी को कैसे हम अप्रोच करें। महिला और पुरुष हमेशा से डाइवर्स रहे हैं, हर मामले में अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। न महिला अकेली चल सकती है, न पुरुष अकेला चल सकता है। Whether it is training on a technical topic such as watershed management रूरल जगह में, जहाँ पे रूरल एरियाज में अगर हम कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप की बात भी मैडम ने की थी, मैं भी आऊँगी उसी बात पे कि अगर हमें एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप करनी है कि वो अपने आप को खुद अपने पैर पे खड़ी कर सके, तो वाटरशेड मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जैसे प्रोग्राम्स हेल्पफुल हो सकते हैं। क्या कंटेंट होना चाहिए, उसी के कंटिन्यूएशन में हम ये बात कर रहे हैं। वैल्यू चेन डेवलपमेंट और इवन प्लानिंग एंड बजटिंग। ट्रेनर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द जेंडर डायमेंशंस ऑफ द टॉपिक। अब जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। Women often face more challenges in attending training। अब ट्रेनिंग को अटेंड करने में महिलाओं को परेशानी होती है, क्यों होती है, कैसे होती है और उसका क्या रिजल्ट होता है। Strong affirmative action is therefore required to move towards gender equality। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है कि जो टारगेट ग्रुप है उसको उस ट्रेनिंग सेंटर तक या उस ट्रेनिंग कैंप तक खींच कर लेकर के आना है। Some logistic aspects of training that can encourage or considerably limit the participation of women are listed below। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बात की है कि ट्रेनिंग मेथड्स एंड टूल्स भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ये बात कि ट्रेनिंग मेथड्स कैसे हैं, ट्रेनिंग टूल्स कैसे हैं। Trainers have a role to play to facilitate this awareness during the work, asking women to share their experience and knowledge। ट्रेनर्स को इस बात के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए कि महिलाओं की राय भी बराबर लेते रहें। आज मैं यहाँ, चूंकि ये गर्ल्स कॉलेज है तो यहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो मैं इस बात की कोशिश नहीं करूँ कि मेरा फोकस तो टारगेट वुमेन है, मैं महिलाओं से ही क्वेश्चन पूछूंगी, महिलाओं से ही बातचीत करूंगी, पुरुषों से मुझे लेना देना नहीं। इसी तरह से जहाँ मेल टारगेट ग्रुप ज़्यादा दिखाई दे रहा है या ट्रेनिंग के अंदर अगर पुरुष आगे आ रहे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे 15-16 साल हो गए, मैं सोशल वर्क से जुड़ी हुई हूँ और NCW वर्कशॉप में मैंने लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। आप ट्रस्ट कीजिए इस बात का कि महिलाओं को गांव से खींच कर लाने के लिए, महिलाओं को अपने खेती से खींच के लाने के लिए, महिलाओं को अपने घरों में से निकाल के लाने के लिए पुरुष इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो कैसे कह दें हम कि महिला दमित हो रही है, पुरुष दमन कर रहा है। वो पुरुष ही सूत्रधार बन रहे हैं जो किसी महिला एक्सपर्ट को खड़ा कर रहा है। आज मैं कहती हूँ, आप अपने कॉलेज का एग्जाम्पल लीजिए, संजय जी, मनीष जी, शिप्रा मैडम है, एकता मैडम है, ये सारे लोग मिल करके महिला और पुरुषों की एक पूरी टीम है जिस टीम ने आपके लिए इस इनिशिएटिव लिया है। ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है, ये अपने आप में ये आपको ट्रेनिंग दिलवा रहा है, बाहर के एक्सपर्ट्स को बुलवा रहा है, और इसमें सिर्फ महिलाएं शामिल नहीं हैं, इसमें वो पुरुष भी शामिल है जो आपकी इस इतनी बड़ी संस्था को रन कर रही हैं। तो ये राउंड ऑफ अप्लॉज उनके लिए जाता है। नेक्स्ट, अब चूंकि समय हो रहा है तो मैं इस चेकलिस्ट को स्किप करके सीधे आ रही हूँ मीडिया पर। मीडिया को मैंने जेंडर ट्रेनिंग इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट माना है, और मीडिया आज क्या दिखा रहा है बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। मीडिया क्या है? मीडिया इम्पैक्ट है, मीडिया इनिशिएटिव है, मीडिया ज़ील है, एंथुसियाज्म है, मीडिया एनर्जी है, मीडिया इफेक्ट है। लेकिन मीडिया में हो क्या रहा है? एक किताब आई थी वुमेन एंड इंडिया प्रिंट मीडिया, राइटर इसमें थी रमा झा। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि परफॉर्मेंस एंड पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन कैसी है, भारत में किस तरह का पोर्ट्रेल हो रहा है। मेल जर्नलिस्ट आर डोमिनेटिंग द होल फील्ड ऑफ मीडिया इन सच अ वे दैट द फीमेल जर्नलिस्ट कैन नॉट बी कंसर्न अबाउट द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, सो देयर इश्यूज डू नॉट गेट प्रॉपर लाइमलाइट टू बी फोकस्ड।
आप देखते होंगे कि अखबारों में विज्ञापन भरे पड़े हैं, विज्ञापनों में पुरुष ज्यादा दिखते हैं या महिलाएं? आप बताएं। टीवी में हम सबसे ज्यादा देखते हैं, सीरियल्स में पुरुष ज्यादा दिखते हैं या महिलाएं? एक्टिव ज्यादा कौन दिखता है? षड्यंत्र कौन ज्यादा रचता हुआ दिखाई देता है सीरियल्स में? महिलाएं। लेकिन महिलाओं की स्थिति, क्या वो स्थिति तक पहुंची जिस स्थिति के अंदर लाने के लिए ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाई गई है? एक्चुअल स्थिति क्या है? क्या दिखाया जा रहा है सीरियल्स में? क्या दिखाई दे रहा है? हाउ टू डील विद पैट्रियार्की। ये वो महिला है जो एक्चुअल महिला है, जिसकी सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये आंख के नीचे उसके एक गहरा जख्म है। बट मीडिया आर नॉट फोकसिंग दीज प्रॉब्लम्स। मीडिया उस महिला को दिखाती है जो हैवी ज्वेलरी पहनती है, हैवी साड़ीज पहनकर घर में, उसको कभी भी किचन में काम करते हुए किसी सीरियल में किसने देखा है? मैं समझती हूँ सब्जी काटने के अलावा उस साड़ी में सिलवट आती हुई भी नहीं दिखाई देती। क्या रियल आप अपनी माताओं को जब काम करते हुए देखते हैं? हम जब ओकेजनली भी काम करते हैं तो हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हमारे सलवार कमीज की क्रीज खराब हो गई या सुरक्षित है। और उन सीरियल्स में कितने लोगों ने ऐसी महिलाओं को देखा है? ऐसी महिलाओं की बात करता है DD1। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात करती है तो कितने लोग हैं जो DD1 को देखते हैं? आप हाथ खड़े करके मुझे बताइए ईमानदारी से कि कितने लोग हैं सेलेक्ट। मैं समझती हूँ 15-20 हाथ से ज्यादा खड़े हुए। हम पसंद करते हैं देखना स्टार प्लस, हम पसंद करते हैं कि तुलसी ने क्या करा, जो वो सीरियल था मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन आज वो मिनिस्टर बन के बैठी है और एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठी है और बहुत खूबसूरती से रोल अदा कर रही है, बहुत खूबसूरती से रोल अदा कर रही है। तो पेट्रियार्की, पितृसत्तात्मकता के खिलाफ बात कीजिए, ऐसी महिला को तलाशने की कोशिश कीजिए। ये एक एडवर्टीजमेंट है, आप इसमें देखिए जहां लिखा हुआ है गेट बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। ये एक अखबार का एड है, जो अखबार के एड में एक महिला को प्रस्तुत किया गया है और लिखा हुआ है गेट बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सभी भावी टीचर्स हैं, बहुत मैच्योर फोक यहाँ बैठा है जिसके सामने मुझे बात करनी है। क्या जरूरत है किसी अखबार के विज्ञापन में ऐसा टैग लगाकर एक महिला को इस कंडीशन में प्रेजेंट करने की? क्या आप समझते हैं मीडिया ठीक कर रही है? यहाँ बात कर रहे हैं फ्लैट 20% ऑफ। अब ये किस चीज का एड है, कोई मुझे बताएगा देखकर इस स्लाइड को? वॉचेस, बैग्स एंड सनग्लासेस। इस एड में कहीं भी ये तीन चीजें दिखाई दे रही? क्या दिखाई दे रहा है? फ्लैट 20% ऑफ और एक महिला जो निर्वस्त्र है, जिसने एक टेप लपेटा हुआ है अपने शरीर पे और उस टेप के ऊपर जो शब्द लिखा हुआ है, बहुत भद्दा शब्द लिखा हुआ है, सेल 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 सेल। क्या महिला सेल के लिए है? क्या आप कह सकते हैं ये एड सनग्लासेस का है? कहीं भी सनग्लासेस हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये मीडिया का रोल है, जो खराब रोल दिखाई दे रहा है हमें। 93% women are raped in India every day। ये आंकड़ा है, बहुत ज्यादा आंकड़ों में नहीं उलझाऊंगी आपको। हाउ टू चेंज दिस, कैसे चेंज करना चाहिए? GN राय ने कहा that the most significant movement will be the movement for emancipation of women। There should be respect for the women section in all fields। They should be given equal pay for equal work। According to him, the most important medium through which the problems can be focused is the media। पहले हमने बात की कि सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन हो सकता है, और उसके बाद क्योंकि मीडिया वो माध्यम है, FM को खेती करने वाली महिला भी सुन सकती है ट्रांजिस्टर पे, विविध भारती को पशु चराने वाली महिला भी ट्रांजिस्टर लेकर के जा सकती है। टीवी आज ऐसी चीज है जो गांव-गांव तक पहुंच गया है। तो मीडिया में जो पिक्चर इंडिया की महिला की दिखाई जा रही है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और आप लोग अगर सहमत हैं तो आगे हम चलते हैं, बात करते हैं, और मैं इसे प्रूव करूंगी कि हम सब सहमत नहीं हैं। इस तरह की महिला को हमने कितने चैनल्स पे देखा है। ये वो एक्चुअल महिला है जो काम करती है, ये वो एक्चुअल मदर इंडिया जैसे कहना चाहिए, जो हम अपनी माओं को देखते हैं, हम अपनी बहनों को देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं। आप लोग समझते हैं, लोग समझते हैं कि जो वर्किंग वुमेन है वो बहुत ज्यादा स्वतंत्र है, वो फैसले लेने के लिए उसके हाथ में पावर्स हैं, उसके पास फाइनेंशियल, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि उसके पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ है। वो उल्टी डबली एक्सप्लॉइटेड है, मेंटली भी और फिजिकली, क्योंकि उसे एक होम मेकर का रोल तो अदा करना ही होता है और वर्क प्लेस पे भी उससे ज्यादा आउटपुट देना होता है, बार बार ये प्रूव करने के लिए कि वो पुरुषों से कम नहीं है। इसलिए एक वर्किंग वुमेन का एक्सप्लॉइटेशन हमें बहुत अजीब लग रहा होगा कि वर्किंग वुमेन एंड एक्सप्लॉइटेड, नहीं, कभी मत मानिए कि सिर्फ होम मेकर्स भी या बेचारी महिलाएं ही एक्सप्लॉइटेड है।
वर्किंग वुमेन दे आर मोर एक्सप्लॉइटेड। उनका जो मेंटल एक्सप्लॉइटेशन है उसका अंदाजा एक वर्किंग वुमेन ही लगा सकती है कि किस तरीके से डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करने के बावजूद सुख चैन की नींद को नहीं सो सकती। ये वो बॉलीवुड की महारानी है, टॉलीवुड कहना चाहिए बल्कि, टेलीविजन की महारानी, जिनका नाम मैं यहाँ लेना नहीं चाहूंगी। और मैं यहाँ बैठी सारी शिक्षिकाएं, भावी शिक्षिकाएं और वर्तमान शिक्षिकाएं और जो भी पुरुष साथी बंधु यहाँ बैठे हुए हैं सब जानते होंगे कि ये फ्रेम करती हैं ये टीवी सीरियल्स को। इनके टीवी सीरियल्स बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखे, लेकिन जो एनालिसिस आती है, जो समीक्षा आती है, वहाँ वुमेन को डिपिक्ट करवाया गया है कॉन्स्पिरेसी करते हुए। आपने देखा होगा सीरियल्स में तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत, आत्मा, हैवी ज्वेलरी पहनी हुई महिलाएं हैं। कई महिलाएं तो सिर्फ यही देखती हैं कि लेटेस्ट फैशन, आज कशिश ने क्या पहना, कुमकुम ने क्या पहना, और वो चीज़ मार्केट में बिक रही है उनके नाम से। तो टीवी सीरियल्स और मीडिया जो एक इतना बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, क्या मीडिया को इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए हमारे समाज को? आप सहमत हैं? मैं इसका नेगेटिव पार्ट ज्यादा हाईलाइट कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि पॉजिटिव कुछ नहीं कर रहा मीडिया, लेकिन जानने की जरूरत है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। इसीलिए इस नेगेटिव पार्ट को उठाने की कोशिश की है। illicit affairs, costly heavy golden and diamond jewelry पहन रही है, perpetuating their religious fundamentalism। बहुत ज़्यादा भक्ति भी दिखाई जाती है, भावना भी दिखाई जाती है। वो घर से जब बाहर निकल जाती है तो पता नहीं चलता, घर के 20 मेंबर्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वो चुपके से अगर घर से बाहर निकल गई तो 20 में से एक भी मेंबर उसे टोकता नहीं है, रोकता नहीं है, दरवाजे के ऊपर कोई कुंडी नहीं है, कोई पूछता नहीं है कि तुम बाहर कैसे निकले। तो एक अजीब सी स्थिति दिखाई जा रही है जो वास्तविक रूप से भारतीय समाज में, भारतीय घरों में नहीं है। ऐसे मीडिया ट्रेनिंग को हमको पूरी तरह से डिस्कार्ड करना चाहिए। विमेन इन रेडियो मीडियम, बिल्कुल मैडम ने ये बात कही थी, मैं उस समय सोच रही थी कि मैंने भी अपनी बात में इसको इंक्लूड किया है। क्यों माना जाता है कि महिलाओं के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं कि सिलाई कढ़ाई का उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, कंप्यूटर का प्रशिक्षण देने की बात क्यों नहीं की जाती है? क्यों नहीं बात की जाती कि उन्हें डाइवर्स बनाया जाए? क्यों नहीं बात की जाती कि उनको स्विमर्स बनाया जाए? आप एक टैलेंट रियलिटी शो आता है जिसे कहते हैं, मैं भूल रही हूँ, जिसमें कीड़ा नहीं तो पीड़ा, जो अर्जेंटीना में होता है, कोई खतरों के खिलाड़ी, यस, खतरों के खिलाड़ी में आप देखते होंगे बराबर से वहां पे कोई, ये मैं मानती हूँ कि बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट, वहां पे अगर किसी टीम का एक पुरुष मेंबर आ रहा है और दूसरी टीम से महिला मेंबर आ रही है तो उससे उस टाइम से कम टाइम में यदि वो सिद्ध करती है तो वो जीतती है, उसे कोई रियायत नहीं दी जाती महिला होने के नाते। तो ये इस तरह की चीज, मैं ये नहीं कह रही कि वो ठीक कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं, मैं किसी को भी जस्टिफाई करने की या डिस्कार्ड करने की बात यहाँ से नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ मेरे सोचने और मेरे ओपिनियन से पूरा समाज संचालित नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, हम अपनी बात रखने की स्वतंत्रता रखते हैं। मेरा ओपिनियन मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कि जेंडर बायस मीडिया में सबसे ज्यादा है, और जहाँ नहीं है तो वो अप्रिशिएबल है और होना चाहिए। रेडियो माध्यम के अंदर भी, ये रेडियो के चित्र मैंने इसलिए बनाए, आपने अक्सर देखा होगा कि अधिक से अधिक रेडियो प्रोग्राम जो महिलाओं के लिए केंद्रित होते हैं, या तो महिलाओं की चिट्ठियां पढ़ के फरमाइशी फिल्मी गीत सुनाए जाते हैं कि ये अंजलि ने वहां से रायपुर से कहा है कि ये धर्मेंद्र का ये गीत सुनाया जाए, वो सुना दिया, ये महिलाओं का प्रोग्राम हो गया। या फिर बात की जाती है महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाए, महिलाओं को क्रोशिया बुनना सिखा दें, हम महिलाओं को ऊन का काम सिखा दें। क्या महिलाओं इन्हीं कामों के लिए बनी है? क्यों नहीं बात करते हम उससे आगे बढ़ने की? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स में भी सिलाई कढ़ाई से आगे बढ़ने की बात अभी मॉडर्न ही समझी जा रही है, वो रूटीन में नहीं आई है। वुमेन इन प्रिंट मीडिया, नेक्स्ट स्लाइड पे आऊंगी सीधे। व्हेन वुमेन वन द वोट, ये कितनी पुरानी बात है। आप इस इतनी, जितना इसमें जो चेहरा दिखाई दे रहा होगा, आप उस चेहरे को पहचानने की कोशिश करेंगे और कोशिश कीजिए जानने की कि ऐसी कितनी न्यूज हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं जो पूरी तरह से वुमेन एंड वुमेन पे फोकस होती है। कितने कॉलम्स हैं ऐसे? अगर होती भी है तो ऐसी न्यूज होती है, 96% वुमेन फील अनसेफ आफ्टर सनसेट इन सिटी, ये दिल्ली का सर्वे था। और अगर अनसेफ वुमेन के साथ कोई हादसा हो गया तो उसे इतना ज्यादा हाईलाइट होगा कि 3 दिन तक कागज लगे रहेंगे और पहले पेज पे आ जाती है महिला। अगर किसी महिला के साथ रेप हुआ है, अगर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो वो खबर फ्रंट पेज पे आती है। लेकिन अगर किसी महिला ने कोई बहुत बड़ा काम किया है या कोई स्पेशल इनिशिएटिव लिया है तो वो पीछे के पेपर पे क्यों होती है?
के पीछे के पेपर थे और किसी ने क्या ये जानने की कोशिश की कि जब उस महिला ने केस दायर किया और जुडिशियल जो भी उसकी रिपोर्टिंग हुई, जुडिशियल फॉलोअप हुआ, उस फॉलोअप की न्यूज पेज नंबर 7 पे क्यों छपती है, पेज नंबर 1 पर क्यों नहीं छपती? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। निर्भया का केस हम जानते हैं, मीडिया फिक्टिशियस नेम्स भी क्रिएट कर लेता है। निर्भया असली नाम नहीं है, बहुत सारे फिक्टिशियस नेम। किसी ने पूछा उससे जाकर कि वो निर्भया कहलाना चाहती है, हो सकता है कि वो अपने असली नाम से दुनिया के सामने आना चाहती हो, लेकिन उसे आने नहीं दिया गया। ये एक खोल जो मीडिया ने चारों तरफ बना दिया, वो उस खोल में सिमट के रह गई और निर्भया बनकर रह गई। उसके साथ हादसा क्या हो गया, उसने तो अपनी असली पहचान ही खो दी। तो ये चीजें सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इनफ, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट अबाउट इम्पार्टिंग जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग टू द मीडिया प्रोफेशनल्स? क्या मीडिया प्रोफेशनल्स को भी जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग मिलनी चाहिए? क्या उनको भी ये बताया जाए कि महिलाओं और महिलाओं की खबरों को आगे लाने की कोशिश की जाए? यस, द आंसर इज दैट वन वे इज थ्रू जर्नलिज्म कोर्सेज. Gender sensitive reporting should be a compulsory component in all the media training courses. मीडिया कोर्सेज में जेंडर सेंसिटिव को करिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे पहले मैंने कहा था कि करिकुलम डेवलप करने वालों की भी ट्रेनिंग करना जरूरी है और उस ट्रेनिंग में सिलेबस में ये जेंडर अवेयरनेस, जेंडर सेंसिटिविटी होना चाहिए, तब जाकर के शुरुआत होगी। पूरी तरह से खोखला सीधे जाकर टारगेट ग्रुप को अटैक करने से कोई भी ट्रेनिंग सफल नहीं हो सकती। विमेन जॉइन हैंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह का चेंज लाने की जब कोशिश की जाती है तो उसका महिलाएं खुद ही विरोध करती हैं और हमें अवेयरनेस के जरिए, मीडिया के जरिए पूरा प्रयास करना है कि आपस में महिलाओं की एकता। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, मैं महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन कोई हेजिटेशन नहीं है मुझे ये कहने में कि महिलाओं के मुद्दे पे भी दौड़ करके, भाग करके बचाने के लिए पुरुष दौड़ के एक बार आ जाएगा, लेकिन महिला एक महिला के साथ खड़े हुए 10 बात क्यों? पेंटिंग जो बनाई है ये यही दिखा रही है कि सबसे पहले एक महिला को महिला का हाथ पकड़ना होगा, विमेन को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अपने ही सेक्स को आगे लाने की कोशिश करनी होगी, सिर्फ तभी बात हो सकती है। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करके अपनी बात खत्म करूंगी कि सोचिए, सवाल उठाइए और इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, कदम बढ़ाइए, तभी